Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, basically this is the final part of my video जहां मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर जो अभी आपका 7 जैन को यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम कंडक्ट हुआ है. यस गाइस, उसी एग्जाम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को इन डिटेल्ड मैनर. राइट, मैंने सभी क्वेश्चंस आपको डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन माय 7th पार्ट ऑफ वीडियोस. फाइनली दिस इज द फाइनल पार्ट जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, जहाँ पे आप लोगों को मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम लोगों को मिल रहे हैं, हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अपने आगे वाले एग्जाम जो जून में अटैम्प्ट हम लोग देने वाले हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें. राइट, सो डू subscribe first of all my channel if you not yet, and guys stay tuned with me till my video end, क्योंकि आपको यहाँ पर्टिकुलर दिस वीडियो से बहुत कुछ मिलने वाला है. ट्रस्ट मी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं. सो विदाउट हैविंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 54. यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट विच वन और अमंग जितने भी स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे राइट लग रहे हैं यू विल हैव टू select them. Okay, so first we have the Center for Contemporary Cultural Studies was established in Berkeley in 1960. So I'm telling you this is wrong statement. क्योंकि so basically guys if I talk about the CCCS तो ये आपका 1964 में University of Brigham, right, University of Brigham में establish हो रहा है in 1964 by Richard Hogarth. Right, remember CCCS आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिंगम में स्टैब्लिश हो रहा है इन 1964 बाय रिचर्ड होगार्ड. ओके, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. लेट्स रीड सेकेंड ऑप्शन में. यहाँ पे क्या बात हो रही है? जर्गन हैबरमस ट्रेसेस द राइज ऑफ द पब्लिक स्फेयर टू द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर. दिस इज राइट ऑप्शन, क्योंकि गाइज इफ आई टॉक अबाउट द जर्गन हैबरमस देन उनकी एक बुक है जिसका नाम है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर, जहां गाइज इन्होंने आर्ग्यू किया है, आर्ग्यूमेंटेशन आपको देखने मिलेगा. एंड जहां पे ये आर्ग्यूमेंट किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कल्चर. बेसिकली यहाँ पे प्रिंट कल्चर से मीनिंग है सच एज न्यूज़पेपर, पैम्फलेट हो गए, क्योंकि ऐसा मानना है आपका हैबरमस का कि जो आपके जितने भी प्रिंट कल्चर होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर एंड पैम्फलेट, ये प्ले करते हैं की रोल प्ले करते हैं क्या करने के लिए? शेप करने के लिए द पब्लिक स्फेयर को शेप करने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल करते हैं. क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? प्रिंट कल्चर, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर एंड पैम्फलेट हो गए. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके, let's read. Paul Gilroy introduced the concept of the Black Atlantic. This is absolutely right statement, क्योंकि guys Paul Gilroy, yes, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है The Black Atlantic. अपनी बुक, उन्होंने एक बुक लिखी है The Black Atlantic करके, जिसका सबटाइटल है, आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, मॉडर्निटी एंड डबल कॉन्शियसनेस. मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 1993 में पब्लिश कराया इनका ये वर्क पोल गिलरॉय का, जहाँ पे इन्होंने इस टर्म को द ब्लैक एटलांटिक, बेसिकली इस टर्म को इन्होंने, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है अपनी बुक द ब्लैक एटलांटिक. यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है कि किस बुक में बेसिकली इन्होंने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा. जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ आपको जून अटैम्प्ट में बहुत हेल्प करने वाला है. आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जो एग्जामिनर है क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कॉन्सेप्ट आपके रिपीट होते हैं. राइट, so please make a note of it. Okay, this is the smart strategy and that is why we solve PYQs, क्योंकि यहाँ से हमको आइडिया लगता है एग्जामिनर के माइंड को पकड़ने का कि वो किस टाइप के क्वेश्चन, किस क्राइटेरिया को, कितना एरिया किस ऑथर का वो कवर कर रहे हैं. वी ऑल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ PYQs. सो बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है. ट्रस्ट मी गाइज, 40% ऑफ योर एरिया कवर हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा फॉर जून एग्जाम के लिए. अगर आप जितनी भी सीरीज़, मैंने इसकी 8 सीरीज़ बना दी हैं इस पर्टिकुलर एनालिसिस की, क्वेश्चन पेपर की, आपको बहुत हेल्प करने वाला है. राइट, लेट्स रीड दी ऑप्शन नंबर डी. देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं एडोर्नो प्रेसेस द अलाइन नेचर ऑफ एवेंट गार्ड, जो आपका मॉडर्निस्ट आर्ट कंसिडर किया जाता है, सच एज दी एटोनल म्यूजिक ऑफ शूनबर्ग. ये शूनबर्ग ने दिया है आपका एटोनल म्यूजिक.
सो बेसिकली ये जो आपका ऑप्शन है डी, ये राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूँ थियोडोर अडोर्नो की, तो इनको की फिगर कंसीडर किया जाता है आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल के लिए, राइट। फ्रैंकफर्ट स्कूल के लिए अगर मैं फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करूं तो थियोडोर अडोर्नो कंसीडर की फिगर, ओके, जो एडमायर करते हैं किसको, एवेंट गार्ड आर्ट को, जो इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, शूनबर्ग का एटोनल म्यूजिक, जिसमें शूनबर्ग का एटोनल म्यूजिक इंक्लूड है, एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट कमोडिफिकेशन एंड चैलेंजेस कन्वेंशनल एस्थेटिक्स नॉर्म, राइट। मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया ये कॉन्सेप्ट भी। लेट्स रीड ऑप्शन नंबर 5। यहाँ पूछा है चटनीफिकेशन वॉज अ टर्म यूज्ड बाय एडवर्ड सूजा। सो फर्स्ट टाइम टेलिंग यू दिस इज द रिपीट, अभी फिर से रिपीट हुआ है क्योंकि चटनीफिकेशन से ऑलरेडी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एंड आई एम टेलिंग यू जो चटनीफिकेशन है आपका, ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका, इसका एसोसिएशन है सलमान रश्दी से, राइट। क्योंकि ये जो टर्म है चटनीफिकेशन, ये कम्स कहाँ से आ रही है, फ्रॉम सलमान रश्दी का बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है मिडनाइट चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है गाइस मिडनाइट चिल्ड्रन, क्योंकि मैजिकल रियलिज्म से भी कहीं ना कहीं एसोसिएशन है इसका, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन चुका है सलमान रश्दी के इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से। एंड चटनीफिकेशन भी आपने देखेंगे कि ये जो टर्म है यहाँ पे, ये टर्म आपकी बेसिकली इसी वर्क से आ रही है, मिडनाइट चिल्ड्रन। बेसिकली क्या है ये चटनीफिकेशन, तो यहाँ पे रेफर किया जाता है टू द मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को ब्लेंडिंग एंड मिक्सड किया जाता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, एंड दिस इज अबाउट इट, ओके। सो एडवर्ड सोजा नहीं है यहाँ पे, सलमान रश्दी है, राइट। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ यू गाइज गॉट योर आंसर, ऑप्शन बी, सी एंड डी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखा गाइज आपने इस एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एंड ट्रस्ट मी ये सभी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। एवरी 6 months ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम आप देखेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपसे हमेशा रिपीट होते हैं, उनकी लाइंस चेंज कर देते हैं, पूछने का तरीका बदल देते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है, राइट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 56, राइट। सो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द रेस्पेक्टिव जॉनरा, राइट। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, एन इपिस्टल इज अ लिटरेरी जॉनरा इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो इपिस्टल फॉर्म आपने देखा हो ना, इपिस्टल फॉर्म बेसिकली जो लेटर फॉर्म होता है। सो बेसिकली क्या है ये इपिस्टल, तो अगर मैं इपिस्टल की बात करूँ तो इपिस्टल इज अ फॉर्मल लेटर को बोला जाता है, और ये किस जितने भी लिटरेरी फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं वहाँ पर इसको लिखा जाता है, राइट। एंड कॉमनली बेसिकली आप बोल सकते हो कि एंशियंट टाइम्स में इपिस्टल को यूज़ किया जाता था, जैसे कि लेटर्स फॉर्म में लिखा जाता था। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप सेंट पॉल इन द बाइबल में, अगर मैं सेंट पॉल की बात करूँ तो वो लेटर फॉर्म में, इपिस्टल फॉर्म में ही लिखा हुआ है, राइट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। लेट्स रीड द ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे उन्होंने पूछा है, चलिए पहले मैं आपको राइट ऑप्शंस बताऊंगी। तो इपिस्टल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एंड राइट ऑप्शन अगेन वी हैव एपिग्राम, क्योंकि एपिग्राम वाला गलत है, बताऊंगी मैं क्यों गलत है आपको। एपिग्राम इज अ शॉर्ट पिथी पोयम विटली एक्सप्रेस्ड। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि गाइज इफ आई टॉक अबाउट द एपिग्राम, राइट, एपिग्राम की अगर हम बात करें तो एपिग्राम को बेसिकली इज अ ब्रीफ एंड क्लेवर, और आप तो बोल सकते हैं मेमोरेबल पोयम कंसीडर किया जाता है, और स्टेटमेंट भी हो सकता है वो, जो क्या करता है, कंटेन करके रखता है आयरनी, सटायर, सच एज दी वर्क ऑफ ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड के जो वर्क्स हैं वो एग्जाम्पल हैं आपके एपिग्राम के। सो बेसिकली क्या होता है ये एपिग्राम, यहाँ पर एक हास्य भरा हुआ, राइट, इसमें हास्य रहता है, आयरनी देखने मिलेगी आपको, एंड प्रभावशाली कविता जिसे आप मेमोरेबल पोएम्स बोल सकते हैं, या स्टेटमेंट हो सकता है, उसी को आप एपिग्राम बोलते हो, राइट। सो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट ऑप्शन, इपीलियन। इपीलियन इज अ शॉर्ट पोएम इन द मीटर ऑफ एन इपिक पोएट्री, जो आपकी इपीलियन है, राइट। इपीलियन भी ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो इपीलियन होती हैं वो शॉर्ट नैरेटिव पोएम को कहा जाता है, जो कि लिखी जाती है इन दी स्टाइल ऑफ एन इपिक, इपिक स्टाइल में लिखी जाती हैं, बट मच शॉर्टर इन लेंथ, बहुत छोटी होती हैं लेंथ में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इंक्लूड करना चाहूँगी द रेप ऑफ हेलन एंड कैचुलस 64, दीज टू आर एग्जाम्पल ऑफ इपीलियन, ओके। अब जो स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि वे गलत क्यों हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है एपिग्राम इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन फनरल मॉन्यूमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पूछा है एपिटाफ,
इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट इन द बिगनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क। तो गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ आप एपीग्राफ को एपिताप से रिप्लेस कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा और आपके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्योंकि जो एपीग्राफ होता है गाइज, बेसिकली इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो बिगनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क और चैप्टर बिगनिंग में लिखा जाता है, ये बताने के लिए, उसके बेसिकली थीम को डिक्लेयर करने के लिए कि किस थीम पर ये आपका जो वर्क है या आपका जो चैप्टर है लिखा जा रहा है। तो इसको हम एपीग्राफ बोलते हैं, रिमेंबर, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं। देखते हैं ना आप लेसन के स्टार्टिंग में आपको प्रस्तावना देखने को मिल जाएंगी। तो गाइज ये वही है एपीग्राफ, ठीक है। तो ये शुरुआत में होता है, राइट। एंड यहाँ पे आपसे पूछा है एपिताप। तो गाइज जो एपिताप होता है इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन फनरल मॉन्यूमेंट। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी की डेथ हो जाती है, जो उसकी टॉम्ब होती है, उसके ऊपर आप देखते हैं ना जो कुछ लिखा होता है उसके बारे में, सो उसे हम एपिताप बोलते हैं। रिमेंबर, होप यू अंडरस्टूड जो भी मैंने समझाने की कोशिश की। तो अगर आप इसको रिप्लेस कर देंगे देन यू विल फाइंड आउट राइट स्टेटमेंट, राइट। अभी तो रॉन्ग है लेकिन राइट हो जाएंगे अगर आप इनको रिप्लेस कर देंगे। और हमारा मैंने फिफ्थ आपको बता दिया, तो आंसर आपका बनता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, सी एंड ई, राइट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लिटोट्स। देखिए लिटोट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट आई विल टेल यू कि लिटोट्स होते क्या हैं। सो बेसिकली गाइज जो लिटोट्स होते हैं इनको फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है, जो यूज़ किया जाता है जहाँ पे अंडर स्टेटमेंट टू एम्फेसाइज अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पे अंडर स्टेटमेंट यानी कि कम करके बताया जाता है, आप बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट अगर मैं बोलूँ, आई राइट हियर। सो गाइज ऐसा ना कह के इंस्टीड ऑफ ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट अगर मैं आपसे बोलूँ ही इज़ नॉट अनइंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है, अगर मैं ऐसा ना कह के ये बोलूँ कि वह मूर्ख नहीं है, तो दिस इज लिटोट्स अबाउट, ओके। लिटोट्स इसी को बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे एंड वी फाइंड आउट कि कौन से राइट स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग लिटोट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इट कंटेन्स एन अंडर स्टेटमेंट। देखिए एज आई टोल्ड यू, अंडर स्टेटमेंट, यहाँ पे अंडर स्टेटमेंट को ही तो बोलते हैं किसी भी चीज को कम करके बताना फॉर एम्फेसिस। सो ये लिटोट्स का एग्जाम्पल है, दिस इज द राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट इट इज नॉट अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। तो गाइस सेकेंड ऑप्शन जो है इट इज़ नॉट अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि गाइस जो लिटोट्स होते हैं वो एक्चुअली अपोजिट होते हैं ऑफ हाइपरबोल के। क्योंकि वाइल हाइपरबोल की अगर मैं बात करूं तो समटाइम जैसे कि मैंने बोला ही इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, राइट। तो लिटोट्स कैसे अंडरस्टेट करेगा, ही इज़ नॉट डम्प, कि वो डंप नहीं है, राइट। सो इस तरीके से मतलब एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इट इज़ नॉट अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। जबकि अगर इन सही स्टेटमेंट को देखा जाए तो इट इज़ अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, राइट। ऑप्शन नंबर सी वी हैव, इट इज़ यूज्ड विद आइकनिक इंटेंशंस। सो ये गाइज आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर मैं लिटोट्स की बात करूं तो बेसिकली गाइज जितने भी लिटोट्स होते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉट टॉक्स अबाउट द आइकनिक इंटेंशन, ये बेसिकली आयरनी, राइट। यहाँ पे आप बोल सकते हैं इन कंपैरिजन करेंगे, आइकनिक का बेसिकली मतलब होता है सिंबॉलिक। तो सिंबॉलिक इंटेंशन से नहीं बेसिकली यूज़ किया जाता, जो आपके डिटोट्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं आयरनी, राइट। आयरनी पर्पज से यूज़ किए जाते हैं, आयरनी इंटेंशन से यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बट इट इज़ यूज्ड विद आयरनिक इंटेंशंस, दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। एंड इट इज़ यूज इन ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट, ये ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन आप बोल सकते हैं गलत है। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि जितने भी लिटोट्स होते हैं उन्हें हम जनरली यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड और आयरनिक कॉन्टेक्स्ट में rather than highly dramatic ones, okay। So in that प्लेस आई कैन से कि ये वाला जो आपका ऑप्शन है दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया लिटोट्स की, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 दे रखे हैं एंड मुझे कन्फ्यूज़न है आइकनिक में, ओके। सो आप खुद से अपने एंड से देख लीजिएगा।
वैसे तो इसके ये वाला भी राइट बनेगा क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब आप इसे रॉन्ग नहीं बोल सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पे आइकनिक बात हो रही है, आइकनिक का बेसिकली मतलब होता है सिंबॉलिक बात करना, लेकिन अगर हम लिटोट्स की बात करें तो ये आयरनिक पर बेस्ड है, आयरनिक इंटेंशन से यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। बाकी आप देख लीजिएगा, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइज लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे आपसे पूछा है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिन्हें हम दलित लिटरेचर में स्टडी करते हैं, उनको लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट्स बेस्ड हैं। तो फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस अबाउट दी ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिन्हें हम दलित लिटरेचर में स्टडी करते हैं, और जूठन इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ऑटोबायोग्राफी है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन इज अ नॉवल। सो आई एम टेलिंग यू कि जूठन एक नॉवल नहीं है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है, किनकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आ गया हो कि जो आपका जूठन है बेसिकली आपकी क्या है, नॉवल नहीं है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जूठन रिप्रेजेंट द दलित वाल्मीकि कम्युनिटी इन अ क्रिटिकल लाइट। तो ये आपका ऑप्शन भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि गाइज ये जो बुक है डज नॉट क्रिटिक, ये क्रिटिक नहीं कर रही दलित वाल्मीकि कम्युनिटी को, बल्कि ये हाईलाइट कर रही है उनके स्ट्रगल को, रेसिलियंस को, उनको ऑपरेशंस, जो जितना भी ऑपरेशंस हुआ है उनके साथ एट द हैंड्स ऑफ द अपर कास्ट, जितना भी अपर कास्ट के लोगों के द्वारा आप बोल सकते हैं ऑपरेस्ड हुए हैं ये दलित वाल्मीकि को जो कम्युनिटी है उसको हाईलाइट किया गया है, उसको क्रिटिकल लाइट नहीं है। और देखिए आप अगर चाहें तो ये अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ जो गिवन बिलो हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को राइट समझा गया है, क्योंकि वो बोल देखो क्रिटिकल लाइट करना, क्रिटिकल लाइट करना एंड उसको हाईलाइट करना दोनों एक अलग चीज़ होती हैं, राइट। सो ये ऑप्शन कंसीडर ठीक भी किया जा सकता है, आप इसको ठीक भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हाईलाइट कर रहे हैं। तो क्रिटिकल लाइट की यहाँ पे बात हो रही है। तो लेकिन अगर मैं आंसर की इसकी बात करूँ, मैंने देखा नहीं है, बट अगर यहाँ पे ना 3 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, मतलब आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी तो 2 ऑप्शंस राइट है, एब्सोल्युटली राइट अगर मैं बात कर रही हूँ। यहाँ इस ऑप्शन में मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे हैं दलित वाल्मीकि कम्युनिटी को कि किस तरीके से अपर कास्ट के लोगों ने अपर कास्ट के द्वारा जितना भी ऑपरेस्ड किया गया है उसके बारे में हाईलाइट किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल लाइट लिखा है, तो यहाँ थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। अदरवाइज चलिए और देख लेते हैं इनके ऑप्शंस। एंड जूठन एनमरेट्स द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग अ दलित इन इंडिपेंडेंस इंडिया। तो गाइज ये आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँ, जो आपका जूठन है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल, मैंने अभी आपको जैसे बताया ऑटोबायोग्राफी है, एंड जो कहीं ना कहीं आपकी हाईलाइट करती है, क्या हाईलाइट कर रही है? हार्डशिप्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशंस फेस्ड बाय दलित्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आपके जितने भी दलित लोग हैं, दलित आपकी जो कम्युनिटी है, तो इस जो पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी है जूठन जो आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है, तो इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे हैं ये हार्डशिप, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशंस जो भी फेस किया जा रहा है दलित्स के द्वारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। एंड ऑप्शन नंबर डी है जूठन वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अरुण प्रभा दास। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि गाइज ये जो आपका, अगर मैं इसके ट्रांसलेशन की बात करूं तो अरुण प्रभा दास नहीं है यहाँ पे अरुण प्रभा मुखर्जी हैं। बहुत ही माइनर सा यहाँ पे आप देखेंगे जो करेक्शन है करने के लिए, तो यहाँ बेसिकली दास नहीं है, वो कौन है? मुखर्जी हैं, राइट। तो होप आपको समझ आ गया होगा। एंड जूठन क्रिटिक दी अपर कास्ट, ये जो जूठन है ये क्रिटिक कर रही है अपर कास्ट के ऊपर। ऑफ कोर्स दिस इज द राइट ऑप्शन, ये तो एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि जो बुक है एक्सपोज कर रही है कास्ट बेस्ड जो जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सप्लॉयटेशन जितना भी हो रहा है, किसके द्वारा होता है? अपर कास्ट के द्वारा। मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ द कास्ट हायरार्की इन इंडियन सोसाइटी। सो ऑफ कोर्स अपर कास्ट के द्वारा ही तो हो रहा है, अपर कास्ट है तभी तो उन्हें ये कंसिडर हो रहा है कि दे आर दलित, राइट, बिलोंग टू इन्फेरियोरिटी। तो दैट इज़ वाई ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सो लेट्स सी द आंसर। तो गाइज होप अभी आप आंसर फाइंड आउट ईजिली कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको ईच ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया अबाउट जूठन जो आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा था। दलित लिटरेचर में भी स्टडीड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड दलित लिटरेचर से आपको 2-5 क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में मिलते हैं, रिपीट होते हैं, एंड ट्रस्ट मी
6 और 7 नंबर्स ऑफ आपको राइटर्स कवर करने हैं दलित लिटरेचर में, और उन्हीं से आपका जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है डन हो जाएगी अगर आप उन सबको अच्छे से स्टडी कर लेते। फीमेल आपकी जैसे बामा है, बामा से लेकर भी क्वेश्चन इस बार भी पूछा है, आपका पीछे भी पूछा गया था, तो बामा को कर लीजिएगा। एंड आपका उर्मिला उर्मिला करके भी एक राइटर हैं जो दलित लिटरेचर में फीमेल हैं, उनको भी हम स्टडी करते हैं। एंड बामा का तो करुक्कू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑफ कोर्स। एंड मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं मैंने उसमें अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि किन किन राइटर्स को आपको कवर करके जाना है दलित लिटरेचर में, प्लीज़ आप उनको जाके देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, आप उसमें देखिएगा कि मैंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है आपको किस सेक्शन को देखना है, राइट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज लेट्स स्टडी अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पे आपको अरेंज करने हैं फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो कभी भी अब जब डिसीजन मेकिंग की स्ट्रैटेजी या फिर आपकी स्टेज आती है तो रिसर्च प्रोसेस में आपको वो कौन कौन से स्टेप्स आपको क्रोनोलॉजी में सेट करने हैं यहाँ पे बेसिकली। सो अगर मैं बात करूँ जो फर्स्ट आपका आएगा यहाँ पे, तो आपका आएगा द चॉइस ऑफ अ रिसर्च टॉपिक और थीम। सो ऑफकोर्स जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा रिसर्च में, तो हम वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होंगे, आप बोल सकते हैं ब्रॉड एरिया, जो ब्रॉड एरिया होता है इंस्टीड और टॉपिक टू इन्वेस्टिगेट। देखिए टॉपिक को इन्वेस्टिगेट बाद में होगा, लेकिन हम सबसे पहले ब्रॉड एरिया जो है, तो आपका जो चॉइस है रिसर्च टॉपिक और थीम, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक और थीम को, जो कि आपका क्या कंसिडर किया जाता है ब्रॉड एरिया जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो बेसिकली उसे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप करना होगा। सो दिस इज द फर्स्ट ए, आपका फर्स्ट है। एंड देन द नंबर ऑफ फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा, क्योंकि आफ्टर सेलेक्टिंग अ टॉपिक द रिसर्चर कहीं ना कहीं रिफाइंस कर रहा है इनटू अ क्लियर एंड स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन। अब भाई हमने टॉपिक चूज कर लिया, अभी हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग अपना स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च का, उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे या फिर आप बोल सकते हैं क्लियर करेंगे उसको, राइट। सो ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा। एंड थर्ड स्टेप हमारा होगा कंसेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन। सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ आर, क्योंकि ये जो स्टेप है पर्टिकुलरली इन्वॉल्व करता है डिफाइनिंग की कॉन्सेप्ट्स एंड डिटरमिनिंग हाउ वेरिएबल्स जो हैं आपके विल बी मेजर्ड एंड स्टडीड, कि उनको कैसे मेजर्ड किया जाए, उसको कैसे स्टडीड किया जाए। देखिए फर्स्ट आपने अपना टॉपिक और थीम आपने अपना चूज़ किया, उसके बाद आपने अपनी प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम आपको क्लियर करनी है, उसके बाद आप अपने कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेंगे, उसको मेज़र करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप। एंड देन उसके बाद फोर्थ नंबर पर आप क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। दिस इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ योर। एंड यहाँ पे बेसिकली जो रिसर्चर है आपका गैदर करेगा डाटा थ्रो सर्वे के द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, इंटरव्यूज़ के द्वारा, एंड जो भी अदर मेथड्स हैं उनसे वो क्या करेगा, अपना डाटा कलेक्ट करेगा, राइट। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप। एंड नंबर 5 वी हैव एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, राइट। तो लास्ट में हम लोग एनालाइज करते हैं। तो देखिए अगर आपको की कॉन्सेप्ट भी पता है, देन आपने पहले टॉपिक चूज किया, देन लास्ट में आपने एनालाइज किया। एनालाइज हम लास्ट में ही तो करते हैं, जैसे कि अभी मैं इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, जब ये एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, आपको आपके एग्जाम के जितने भी मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अभी आपको रिजल्ट ही तो मिलना बाकी है, अदरवाइज एवरीथिंग हैज़ डन, राइट। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि व्हाट हैव यू डन इन योर एग्जाम, एंड नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट रिपीट सेम सिली मिस्टेक्स जो आपने अभी कमिट किए हैं, राइट। सो दिस इज डिसीजन मेकिंग रिसर्च प्रोसेस इन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया। एंड आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4, राइट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज यहाँ देखिए इस बार आपका क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली एमएलए हैंडबुक से क्वेश्चन आपको मिलता है। एंड लकी हम लोग हैं इस बार की 9th एडिशन से ही आपको दोनों क्वेश्चन मिले हैं एमएलए हैंडबुक के। तो गाइज मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, बट जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ है, क्योंकि अभी मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है और मैंने क्या मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक्स हम लोग कर सकते हैं इन फ्यूचर, ताकि वो चीज़ हम ना करें अगेन अगर हमें क्वेश्चन मिले तो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन से आपको एमएलए हैंडबुक 9th एडिशन की बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। और मे बी इन फ्यूचर अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, अगर आपको इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे, देन आपका क्वेश्चन विल बी राइट, ओके।
सो लेट्स स्टडी फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है वो. 1 इंच मार्जिन ऑफ ऑन ऑल साइड्स इज कंपल्सरी इन आर रिसर्च पेज. देखिए ये आपका राइट है, क्योंकि अगर मैं बात करूं MLA फॉर्मेट की तो यहाँ रिक्वायर किया जाता है 1 इंच मार्जिन, राइट, ऑन ऑल साइड्स. जितने भी साइड्स होते हैं आपके पेज के, तो 1 मार्जिन वहाँ पे आपका ओके कंसीडर किया जाता है, रिक्वायर्स होती है MLA फॉर्मेट में. ठीक है, तो ये आपका राइट स्टेटमेंट है. एंड नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछा गया है, coordinating conjunctions are written in bold letter in the title of a research paper. So guys wrong statement है. क्यों है? क्योंकि गाइज जो MLA आपका जो MLA हैंडबुक की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द 9th एडिशन, तो जो MLA है डज नॉट यूज बोल्ड लेटर. बोल्ड लेटर यूज नहीं होता यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए, जैसे कि एंड, बट, इन टाइटल्स. ओके, इंस्टेड दे आर रिटन इन रेगुलर फॉन्ट, राइट. बोल्ड लेटर की जगह ये रेगुलर फॉन्ट में लिखे जाते हैं एंड यूजुअली इन लोअर केस अनलेस दे आर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टाइटल. ओके, सो होप आपको समझ आ गया हो सेकेंड ऑप्शन. एंड लेट्स रीड थर्ड वन. स्लैश इज यूज्ड बिटवीन टू नाउन्स पेयर्ड एज अपोजिट्स. सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो MLA हैंडबुक है वो डिस्कोर्स करता है द यूज ऑफ अ स्लैश, यानी कि स्लैश बिटवीन पेयर ऑप्शन, बोल सकते हैं ऑपोजिशन. तो अनलेस इट इज पार्ट ऑफ अ कॉमनली एक्सेप्टेड फ्रेज, राइट. तो इंस्टेड आप बोल सकते हैं इट रिकमेंड यूजिंग और एंड द, और एंड, राइट, फॉर क्लैरिटी. तो कहीं ना कहीं स्लैश इज यूज्ड बिटवीन टू नाउन्स पेयर्ड एज अपोजिट, तो ये गलत है आपका ऑप्शन, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका MLA हैंडबुक है वो डिस्कोर्स कर रहा है द यूज ऑफ स्लैश, कहीं ना कहीं उसको डिस्कोर्स कर रहा है, और बिटवीन पेयर बनना है आपका अपोजिशन अनलेस इट इज पार्ट ऑफ अ कॉमनली एक्सेप्टेड फ्रेज. इंस्टेड इट रिकमेंड यूजिंग और, ये रिकमेंड करता है यूजिंग और एंड, रिमेंबर, राइट. एंड लेट्स रीड ऑप्शन नंबर D. यहाँ पे ये बोल रहे हैं हैंगिंग इंडेंट इन द वर्क साइटेड एंट्री इज हाफ इंचेस. ये आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो वर्क साइटेड सेक्शन होता है MLA फॉर्मेट में वो रिक्वायर करता है हाफ इंच, जो कि हैंगिंग इंडेंटेड है फॉर ईच एंट्री के लिए, राइट. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. एंड नेक्स्ट वी हैव subordinating conjunctions are not written in bold letters in the title of the research paper. ये भी आपका राइट है, क्योंकि जो MLA फॉर्मेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी कंजक्शन है बोथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कर रहे होते हैं. प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड, वो कैपिटलाइज नहीं होते इन अ टाइटल अनलेस दे अपीयर एज द फर्स्ट वर्ड. ओके, दे आर नॉट बोल्डेड ईदर. ओके, समझ में आ गया आपको. सो होप गाइज इसमें आपके 3 ऑप्शंस राइट हैं. देखिए इन 3 ऑप्शन को राइट जो आपने किए और जो रॉन्ग वन है आपके, मैं ट्रस्ट में आपको बता रही हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा इन पॉइंट्स को अच्छे से माइंड में रखना, रिवाइज कर लेना 2 से 3 बार. इट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग UGC नेट जून अटैम्प्ट, राइट. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 गाइस. फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच, राइट, इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ALT इज इन ऑपोजिशन टू दी. देखो किसके ऑपोजिट है. सो आंसर वी हैव ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे कुछ भी मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आपको समझ आ जाएगा. ऑपोजिशन किसके ऑपोजिट है? ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शनल कम्युनिकेटिव की बात हो रही है, फंक्शनल की बात हो रही है अप्रोच की. देन ये अपोजिट किसके? आपका ग्रामर ट्रांसलेशन, राइट. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 113 गाइज. यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन अबाउट Lang and Parole. यहाँ this concept always asked in UGC NET exam, frequently asked also, क्योंकि गाइज यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है. तो प्लीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए Lang and Parole के बारे में. एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि जितने भी स्टेटमेंट्स आए आप उसमें से फाइंड आउट कर लें विच स्टेटमेंट्स आर राइट. ओके, सो लेट्स रीड ईच ऑप्शंस फ्रॉम दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है, Lang इज द अब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम, द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज. बेसिकली जो लैंग है उसको द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है, एंड लैंग इज द अब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम. ये आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि गाइज जो लैंग है वो रेफर करता है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रूल्स, ग्रामर एंड कन्वेंशंस.
जहाँ पे शेयर हो रहे हैं बाय अ लैंग्वेज कम्युनिटी, ओके, एंड इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इंडिविजुअल स्पीकर, ओके। सो दैट इज वाई ये आपका जो ऑप्शन है एब्सोल्युटली राइट है। एंड देखिए पैरोल इज द लैंग्वेज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय इट्स यूजर फॉलोइंग लैंग, तो पैरोल क्या है आपका, ये भी राइट ऑप्शन है। और पैरोल बेसिकली आपकी एक्चुअल स्पीच है, आपका अटरेंस है, आप क्या बोल रहे हैं, ये आपका पैरोल है। क्योंकि मैड बाय किसके द्वारा बना है, इंडिविजुअल्स के द्वारा, जो और वो क्या फॉलोइंग कर रहा है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ लैंग। देखिए हम लोग जब बात करते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, एक मैं एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रही हूँ ना लैंग्वेज का, एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ। तो अभी मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, आई जस्ट इंटरेक्ट विद यू, सो दिस इज दी पैरोल। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आई यूज फॉलोइंग लैंग्वेज जो प्रोड्यूस हो रही है, मीन्स मैं उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही हूँ, उस ग्रामर ऑफ रूल्स को यूज़ कर रही हूँ जो कि किसी लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ज़रूरी होता है, राइट। सो बेसिकली एक्चुअल स्पीच इज पैरोल, एंड जो आपका लैंग होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रूल्स। तो लैंग में आपके कुछ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स ऑफ रूल्स होते हैं, ग्रामर के, कन्वेंशंस के, एंड पैरोल आपका क्या होता है, एक्चुअल स्पीच होती है। होप आपको समझ आ गया हो। और मैं आपको बता दूं यही दोनों ऑप्शन इसके राइट है, ए ऑप्शन एंड बी। अदरवाइज जितने भी तीन इसमें दे रखे हैं, लैंग इज द लैंग्वेज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय इट्स यूजर फॉलोइंग पैरोल, ये भी रॉन्ग है। पैरोल इज द abstract लैंग्वेज सिस्टम, राइट, द ग्रामर ऑफ अ सिस्टम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि ये तो लैंग के बारे में बता रहे हैं। एंड लैंग एंड पैरोल आर नॉट रिलेटेड टू वन लैंग्वेज एंड एज कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों नहीं है भाई, रिलेटेड रिलेटेड हैं। पहले कुछ रूल्स आ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, उसी को तो मैं एज ए स्पीच आपके लिए आपके साथ बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, एक स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, एक स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स जो एक लैंग्वेज है उसी को तो मैं स्पीच कर रही हूँ। यहाँ पे इंट्रैक्शन हम लोग उसी के द्वारा तो कर रहे हैं, कुछ हमने रूल्स बना रखे हैं, उन्हीं रूल्स को आप भी अंडरस्टूड करते हो और मैं भी, मेरे लिए, दोनों के लिए, हम दोनों के लिए कॉमन है वो। जाने को जाना ही तो बोला जाता है, गो बोल देंगे हम इंग्लिश में। तो आपको भी समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है। तो दिस इज क्या है, ये लैंग एंड पैरोल, ओके। होप आपको समझ आ गया हो। एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 114 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे। यहाँ आपको बताना है एन आइडियल रिसर्च पेपर शुड इंक्लूड, एक जो आइडियल रिसर्च पेपर होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है बेसिकली। तो देखिए, अ स्टेटमेंट दैट एस्टैब्लिशेस द प्रॉब्लम और controversial issue that the paper intended to examine, so this is the right option। आपको पढ़ने में भी अच्छे से लग रहा होगा क्योंकि एक आइडियल रिसर्च क्या होती है, जहाँ पे रिसर्च पेपर जो बिगिन हो रहा है विद अ क्लियर प्रॉब्लम, जहाँ पे प्रॉब्लम बताई जा रही है, स्टेटमेंट बताया जा रहा है, रिसर्च क्वेश्चंस आपको डिक्लेयर किए जा रहे हैं, गाइड्स किया जा रहा है द स्टडी। सो दिस इज क्या है आपका, ये आपका एक आइडियल रिसर्च पेपर आप बोलेंगे, राइट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। एंड ऑप्शन नंबर सेकंड, background information to establish past theories and current ideas on the topics, of course। अगर मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ एंड तो मुझे उसके बारे में दो क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी होंगी। एक तो उस बच्चे का पास्ट कि मीन्स वो किस तरीके से पढ़ना, देखिए सब बच्चों की अलग अलग कैपेसिटी होती है ना, किसी बच्चे को किस तरीके से क्लियर होता है, किसी को किस तरीके से क्लियर होता है। तो अगर हमें उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में, बच्चे के बारे में अगर हमें पास्ट थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हम उसका जो करंट आइडियाज़ है उसको हम ईजिली आप बोल सकते हो उसमें बैलेंस बिठा सकते हैं। तो एज इन रिसर्च पेपर में क्या होता है, अगर आपके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, अगर इस्टेब्लिश करने की पास्ट थियोरीज एंड करंट आइडिया ऑन द टॉपिक, सो दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट, ओके। लेट्स रीड नेक्स्ट, समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग, दिस इज ऑल्सो राइट। ये भी एक आइडियल रिसर्च है क्योंकि गाइज जो प्रॉपर समराइजेशन होना, पैराफ्रेजिंग होना ऑफ अ सोर्स, जो आपको हेल्प होता है इंटीग्रेट करना रिसर्च को, फाइंडिंग वाइल अवॉइडिंग प्लैगरिज्म, जब भी तो हम प्लैगरिज्म से उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अच्छे से उसको समराइज कर लेंगे, राइट। सो दिस इज राइट ऑप्शन। एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पेपर राइटर हिमसेल्फ, दिस इज नॉट आइडल रिसर्च पेपर। ये ग्लोरिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लोरिफिकेशन करना मतलब फेमस करना अपने आप को, राइटर अपने आप को फेमस करना चाहता है, नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, पढ़ने से ही आपको रॉन्ग लग रहा है। एंड अ थीसिस टू एस्टैब्लिश वंस पोजीशन, जो आपकी थीसिस है वो क्या कर रही है, एक वंस की जो पोजीशन है उसको क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर रही है।
और ये भी आपका क्या है गाइस, राइट ऑप्शन है, राइट। सो हमारे पास ए ऑप्शन राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी इज रॉन्ग वन, राइट। सो आंसर वी हैव ए, बी एंड ई। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने, अगेन कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप अच्छे से उन स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे विच आर राइट्स, अदरवाइज यू हैव प्रॉब्लम। तो फर्स्ट हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट वी हैव द टर्म हॉनर, हैन्योर इज ऑफन एसोसिएटेड विद द पोएट्री ऑफ बौदरियाल, राइट। तो गाइज ये आपका राइट स्टेटमेंट है। देखिए, ये जो आपको वर्ड दे रखा है ना, हैन्योर इज ऑफन एसोसिएटेड विद द पोएट्री ऑफ बौदरियाल। देखिए, जो ये टर्म है, देखिए इसका जो मीनिंग है ना गाइज, स्प्लीन। देखिए मैं आपको बता दूं, जो स्प्लीन है इसको बेसिकली बोलते हैं इनोई, राइट। और ये जो दोनों वर्ड है, की वर्ड्स हैं जो एसोसिएटेड है आपके पोएट्री ऑफ बौदलियार, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जो चार्ल्स बौदलियार है, फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर्ड किए जाते हैं द थीम ऑफ स्प्लीन, यानी कि डीप मिलंकोली, बॉर्डम, एक्सिस्टेंशियल, आप बोल सकते हैं इनोई। जो इन्होंने यहाँ पे वर्ड लिखा है उसको एग्जिस्टेंशियल विनोई बोलते हैं इन हिज पोइट्री, स्पेशली इन लेस फ्लवर्स द माल करके इनकी जो पोइट्री कलेक्शन है, द फ्लावर ऑफ इविल जिसको इन्होंने बोला है, तो वहाँ पे इन्होंने इसे यूज़ किया है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका एब्सोल्युटली राइट है। जो ये वर्ड आपको दे रखा है हैन्योर, इसका मीनिंग है आपका स्प्लीन, और स्प्लीन वर्ड आपका एसोसिएटेड है पोइट्री ऑफ बौदलियार, राइट, चार्ल्स बौदलियार। ओके, and next option we have the term habitus is associated with Pierre Bourdieu. yes of course absolutely right है, पियर बोर्डियू के साथ आपका हैबिटस ये जो टर्म है एसोसिएटेड है, क्योंकि इन्होंने ही इस टर्म को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है हैबिटस को, जहाँ पे ये रेफर कर रहे हैं टू द डीपली, आप बोल सकते हैं, डिस्पोजिशन एंड कल्चरल नॉर्म्स जो शेप्ड कर रही हैं सोशल स्ट्रक्चर्स। ओके, सो दिस इज द एसोसिएशन ऑफ पियर बोर्डियू। एंड लेट्स रीड मिखेल फोको। मिखेल फोको इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी एंड एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, जो कि सबटाइटल है। सो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मॉडर्निटी एंड अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली एसोसिएटेड है जर्गन हैबरमस। ये जो आपका मॉडर्निटी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, एसोसिएशन यहाँ पर है आपका जर्गन हैबरमस से, राइट। जर्गन, इनके तो नाम भी अजीब से हैं, हैबरमस, राइट, नॉट फोको। फोको से नहीं है, क्योंकि ये जो फोको हैं आपके, मिखेल फोको, बेसिकली इनका जो एसोसिएशन है वो डिस्कोर्ड्स ऑफ पावर, नॉलेज एंड डिसिप्लिन, यहाँ इस तरीके से जो कीवर्ड्स हैं एसोसिएशन है आपका फोको से। ओके, नॉट दिस वन, मॉडर्निटी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। लेट्स रीड नेक्स्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स फैनन इज एसोसिएटेड विद द टर्म इमेजिन कम्युनिटी। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि गाइस ये जो इमेजिन कम्युनिटी आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है, बेसिकली यहाँ पर आपका एसोसिएशन है बेनेडिक्ट एंडरसन। एंड आई एम टेलिंग यू मैनी टाइम, यूजीसी नेट ने so many time have asked this particular term imagine community, जो आपका एसोसिएशन है, जहाँ पर किनसे किनका एसोसिएशन है, बेनेडिक्ट। रिमेंबर, मैंने कई बार इसको सॉल्व किया है अपने PYQs में, तो मुझे तो बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट याद है। एंडरसन, यहाँ पर इनका एसोसिएशन है बेनेडिक्ट एंडरसन। 2 और 3 टाइम सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में, राइट। एंड अभी देखिए फिर से पूछ लिया, यहाँ पे किसी और, यहाँ पे क्रिटिक को रख दिया, फ्रेंड्स फैनन को रख दिया, क्योंकि जिनका तो एसोसिएशन है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है यू नो इमेजिन कम्युनिटी में, राइट। एंड क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स फैनन हैं, बेसिकली इनका एसोसिएशन तो आपका एंटी कॉलोनियलिज्म से, इनके टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके टेक्स्ट से आपको क्वेश्चन, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं देखने को। पोस्ट कॉलोनियल थियोरी से इनका एसोसिएशन है, राइट। ब्लैक स्किन वाइट मास्क और द रैचिट ऑफ द अर्थ, जो आपसे इस बार पूछे भी गए टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने भी अभी यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के जो एनालाइज किया है, इसी पेपर में आपसे दोनों टेक्स्ट पूछे हैं आपके फ्रेंड्स फैनन के, राइट। तो इनका एसोसिएशन तो उससे है, इमेजिन कम्युनिटी से हमारा एसोसिएशन है बेनेडिक्ट एंडरसन से। ओके, सो होप आपको समझ आ गया हो। लेट्स रीड अनदर ऑप्शन, द टर्म थिक डिस्क्रिप्शन। देखिए, थिक डिस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद क्लिफोर्ड मैंस। यहाँ पे बोला है उन्होंने, ये जो थिक डिस्क्रिप्शन आपकी टर्म है, ये एसोसिएशन इसका क्लिफोर्ड मैंस से है, जबकि ये रॉन्ग है, क्योंकि जो थिक डिस्क्रिप्शन है गाइज, इसमें जो आपका एसोसिएशन है क्लिफोर्ड ग्रीड से है। देखिए सेम नाम है, यहाँ पे सिर्फ मैंस नहीं आएगा, यहाँ पर इसकी जगह आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ग्रिड्स। ओके, तो क्लिफोर्ड ग्रिड्स
एसोसिएशन है थिक डिस्क्रिप्शन से, नॉट क्लिफोर्ड मैंट्स. ओके, रिमेंबर. होप आपको समझ आ गया हो. लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. एंड होप गाइज द वे आई डिस्कस्ड, एक्चुअली आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, आपको पसंद आया हो, आपको क्वेश्चन क्लियर हुए हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो. इसी होप के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ. एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता हो कि यू आर जस्ट गोइंग इन अ राइट पाथ विद द हेल्प ऑफ माई वीडियो, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होती हूँ टू अपलोड more informative videos like that. Okay, and if you not subscribe my channel, then do subscribe my channel. If you are aspirants of UGC NET English Literature, then must you will have to subscribe my channel, because you will get so many information, okay, on this channel. So till then, bye bye, have a great day.